नमस्कार, स्वागत है आपका कंट्री साइड एचपी एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में डिस्कशन की जाएगी स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के मॉक टेस्ट की। और ये मॉक टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, एचपी टेक नॉन मेडिकल एग्जाम जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हैं, तो जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज The first model of atom was given by, पहला atomic model किसने दिया था? Was it Niels Bohr, that is N. Bohr, E. Goldstein, Rutherford और J.J. Thomson? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर J.J. थॉमसन। J.J. थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से एटम is a positively charged sphere and electrons are embedded in it। ठीक है, इस तरह से ये एटॉमिक मॉडल था। और एक और चीज इसमें देखनी है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सबसे पहले सर जे थॉमसन ने ही की थी। इनके पहले ये कहा जाता था कि एटम वाज इनडिविजिबल। ठीक है, ये माना जाता था कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई तो ये पता चल गया कि नहीं, एटम से भी छोटे कुछ पार्टिकल्स हैं और उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो एटॉमिक मॉडल दिया गया वो ही था सर जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स, तो इट इज जे थॉमसन। एक और चीज है, इसी एटॉमिक मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह से प्लम पुडिंग में पुडिंग के अंदर प्लम्स के छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं ना, छोटे छोटे प्लम्स के पार्ट्स हैं, और या फिर वाटरमेलन के रेडिश पार्ट के अंदर जैसे बीज रहते हैं छोटे छोटे, है ना, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी अरेंज्ड हैं एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि विच मॉडल इज आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल, इट इज आल्सो जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम। Next question. Atomic models have been improved over the years. Arrange the following atomic models in order of their chronology. तो chronology order क्या हुआ, जैसे कि जो सबसे पहले आया है वो बताना है, फिर उसके बाद। ठीक है, तो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था जे थॉमसन का। ठीक है, फिर उसके बाद रदरफोर्ड का, और फिर उसके बाद बोहर्स का। तो सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है 2, 1 एंड 3। तो ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज मैं बता दूं, आपको ये भी याद रखना है कि रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस के बारे में बताया था। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया था, सबसे पहले वो बताया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, और थॉमसन्स ने क्या बताया था, थॉमसन्स ने इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी की थी, जैसे मैंने पहले बता दिया आपको पिछली स्लाइड में। ठीक है, मूविंग ऑन। Atomic number is derived from number of protons, number of nucleons, number of electrons, number of neutrons. So इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन ही यही होती है। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है एटम में, वही एटॉमिक नंबर होता है उसका। अच्छा, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को जो कहते हैं ना, जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल है, तो पार्टिकल क्या क्या है न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही तो है ना, इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे बता रही हूँ मैं। तो पर इसका सही जवाब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चे ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी ले जाते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स तो देखो चेंज होते रहते हैं। मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 12, मैग्नीशियम 2+ में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन्स तो चेंज होते जाते हैं, बट एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का क्या है, सेम ही है, वो हमेशा हर जगह सेम रहेगा, दैट इज 12, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which atomic theory gave the concept of quantization of energy of electron? Now what is quantization? Quantization is fixed, मतलब फिक्स होगी ना कोई एनर्जी, अगर फिक्स हो गई है वैल्यू तो इसका मतलब हो गया क्वांटाइज्ड हो गई है, ठीक है, क्वांटाइजेशन हो गई एनर्जी की। तो ये बताया था बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ने, ठीक है। तो एक बार मैं बता देती हूँ बोहर्स एटॉमिक मॉडल है क्या, ये है बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जैसे ये न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ना, रेडिश पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ऐसे ही नहीं कर रहे हर कहीं, ये रिवॉल्व कर रहे हैं एक फिक्स्ड पाथ में, और इसको कहते हैं ऑर्बिट, ठीक है। इस ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी लेवल है जो कि इस वाले ऑर्बिट से डिफरेंट होगी, ठीक है। ये सारे क्या है, एनर्जी लेवल्स, और ये एक दूसरे से ऑर्बिट की, हर एक ऑर्बिट की एनर्जी लेवल डिफरेंट होंगे, बट उस एनर्जी, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी की होगी हमेशा फिक्स्ड होगी, वो चेंज नहीं होगी टाइम के साथ, ठीक है। तो इसी चीज को हम कहेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, our next question is the maximum number of electrons present in a shell. शेल में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं ना, शेल का तो पता ही है, जैसे न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके अराउंड जैसे अभी पीछे मैंने बताया था कि इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना, वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में कर रहे हैं, और ये ऑर्बिट्स क्या, मतलब ऑर्बिट्स तो चलो बाद में, बाद का कॉन्सेप्ट है, मतलब तो ये इनको हम शेल्स कहते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर शेल्स कहते हैं। तो हर एक शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, कि हर कुछ तो नहीं आ सकते, मैं ऐसे नहीं कह सकती कि मैं कुछ भी ठूस दूं, यहाँ पे 2 की जगह मैं 8 लगा दूं या 10 लगा दूं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, दैट इज 2n स्क्वायर, ठीक है, 2n स्क्वायर, where n represents the number of shell. Now, the shell which is first shell which is close to the nucleus is called K shell, और उसके बाद जो शेल आएगी वो L शेल, फिर M शेल, फिर N शेल, ठीक है। तो K की वैल्यू हुई 1, L की वैल्यू हुई 2, M की वैल्यू हुई 3 और N की वैल्यू हुई 4 एंड सो ऑन। सो KLMN एंड सो ऑन, ये जो शेल्स हैं। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल एल शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, 2n की जगह वैल्यू पुट करोगे 2, ठीक है, 2 इंटू 4 दैट इज 8। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में नहीं आ सकते, सिर्फ इतना ही आ सकते हैं, ठीक है। Now moving on to next question, which of the following correctly represents the electronic configuration of magnesium atom? इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आपसे अगर इस तरह से पूछी जाए ना, कॉमा दिया हुआ है बीच में, तो ये आपसे पूछी जा रही है KLMN के हिसाब से, ठीक है, ठीक है। तो अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया कि इन शेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, तो इसमें कितने आते हैं 2, ये कैलकुलेट कर लेना आप, इजी है, ठीक है। मैग्नीशियम एटम की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए, तो मैग्नीशियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 12, ठीक है। मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाल पाई, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मुझे पता है एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक नंबर कितना होता है मैग्नीशियम का 12 होता है, और वही इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है, क्योंकि एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे ना उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 12। तो अगर इसको हमें अरेंज करना है शेल्स के अकॉर्डिंग तो कैसे करेंगे, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिर्फ 2 ही आ सकते हैं, ठीक है, तो 2, फिर उसके बाद कितने बचे, अब 10 बचे, 10 इलेक्ट्रॉन में से 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 10 कंप्लीट हो गए, अब कितने बचे, 2 ही बचे। एम शेल कितने अकोमोडेट कर सकती है 18, पर हमें तो 2 से ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम एटम होगी 282। अगला है
नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। मास नंबर डिफरेंट होंगे बट एटॉमिक नंबर सेम होंगे, ये आइसोटोप्स होते हैं। और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कितने हैं? देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, नेमली प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है। ये 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। प्रोटियम का एटॉमिक मास होता है 1, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास होता है 2 और ट्रिटियम का 3। देखिए इसका अरेंजमेंट कैसे होता है वो भी मैं बता देती हूँ। एटॉमिक नंबर तो सेम ही है ना। तो क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो सभी में प्रोटॉन्स कितने होंगे? एक ही होगा, 1p 1p 1p। तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? एक ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकली क्या बनाना है? न्यूट्रल बनाना है ना। अब इसमें न्यूट्रॉन्स की कोई जगह बची है क्या? इस वाले प्रोटियम में न्यूट्रॉन्स के लिए कोई जगह बची है? नहीं बची है, क्योंकि इसका एटॉमिक मास ही 1 है। तो एटॉमिक मास क्या है कि न्यूक्लियस में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका टोटल जो होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है, वही आपका एटॉमिक मास होता है। क्या होता है एटॉमिक मास? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो ये तो एक से ही सेटिस्फाई हो गया, सो देयर इज नो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है? न्यूट्रॉन प्रोटियम में नहीं होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन, ठीक है। यही हाइड्रोजन है, प्रोटियम इज हाइड्रोजन। सेकेंड ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास क्या है? 2। तो 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन। यहाँ पे एटॉमिक मास क्या है? 3। तो 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो आप देख रहे हो सिर्फ न्यूट्रॉन में चेंज आ रहा है आइसोटोप्स में, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, बस न्यूट्रॉन्स में चेंज आएगा, ठीक है। तो देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, isotopes have same physical and chemical properties, same physical properties but different chemical properties, same chemical properties but different physical properties, या दोनों ही different है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप की सेम होती हैं, ठीक है। इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होने से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे एक हाइड्रोजन है और दूसरा ड्यूट्रियम है, ठीक है, मान लो। तो ये लाइट है, ठीक है, इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 2 है। ये लाइट है और ये हैवी है ना। तो इसके कंपैरिजन में तो ये हैवी हुआ। तो हैवी होने से एटम अगर हैवी हो गया तो उसमें उसके बॉइलिंग पॉइंट में, उसके मेल्टिंग पॉइंट में चेंजेस आएंगे, ठीक है। और इन्हीं को तो हम क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो होती हैं जिनके नंबर ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज से मेरा मतलब है एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर काउंट करें यहाँ पे, ठीक है, और हीलियम भी है, ठीक है। सोडियम प्लस, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितने बच गए? 10, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस है तो कितना आएगा? 18। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। अगर एल्यूमिनियम की 3 पॉजिटिव है तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो ये भी 10। मैग्नीशियम उसी तरह से 10,
और हीलियम 0, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 ही होता है, और ये हीलियम 2+ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर, आप पेयर देखेंगे कौन से पेयर के सेम है। तो पहला पेयर है सोडियम और मैग्नीशियम, चेक कीजिए सेम है क्या। हाँ सेम है, पहले ही सेम आ गया। ठीक है, दूसरे में आप देखिए सोडियम प्लस और कैल्शियम 2+, सोडियम प्लस और कैल्शियम 2+, क्या सेम है, नहीं है ना, सेम नहीं है। तीसरे में कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+, ये कैल्शियम रहा, ये मैग्नीशियम रहा, डिफरेंट है ना, 18 और 10। एल्यूमिनियम और हीलियम 10 और 0, ये भी डिफरेंट है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1/2000 times mass of electron, approximately equal to electron, 2000 times mass of electron, या फिर none। देखिए मास ऑफ प्रोटॉन इज वेरी वेरी हायर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। तो कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली या ये वाली। यहाँ पे 10⁻⁻31 है, यहाँ पे 10⁻⁻27 है, कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। ठीक है, -27। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज मच हायर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर उसको 2000 से डिवाइड करोगे ना मास ऑफ प्रोटॉन को अप्रोक्सीमेटली, तब आएगा आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो इट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल, ये क्वेश्चन तो पीछे भी किया था हमने। तो एम शेल का नंबर क्या होता है, इनकी वैल्यू क्या होती है, के एल एम एन होता है ना, के एल एम एन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो 2n² 2 into 3 square, that is 2 into 9, that is 18. Okay, moving on, number of electrons in CO2 molecule। CO2 molecule में number of electrons बताने हैं। तो number of electrons बताने के लिए हर एक एटम के डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हमें ऐड करने पड़ेंगे। कार्बन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, ऑक्सीजन के होता है 8, क्योंकि ऑक्सीजन का 2 है तो 2 बार एडिशन होगा। ठीक है, सो इट इज 22। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं 6 + 2 टाइम्स इंटू 8, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है ना ऑक्सीजन के, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। फिर से आइसो, देखिए एचपी टेट एग्जाम में ना सबसे ज्यादा इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आइसोबार्स, आइसोटोप्स या आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे बनते हैं। और दूसरी, कभी कभी एटॉमिक मॉडल से भी पूछा जा सकता है, कि जैसे प्लम पुडिंग, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट एटॉमिक मॉडल किसने दिया था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम आपसे पूछा जाता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में निकालते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक। इसके लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, पहले CH3+ में बनते हैं। देखिए CH3+ में कार्बन के कितने हैं, 6। ठीक है, 6 + 3 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन क्या होता है, 1। ठीक है, कर लिया। इसको अलग से ऐड करो, और जो चार्ज होता है ना उसको हम प्लस या माइनस करते हैं। ठीक है, बाद में, पहले हम इसको एक न्यूट्रल मानेंगे और बाद में चार्जेस को हम कंसीडर करेंगे। तो अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन CH3 से, न्यूट्रल से अगर एक इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तब CH3+ बनेगा। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हम एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, तब जाके CH3+ के इलेक्ट्रॉन्स टोटल आएंगे। ये हाइड्रोजन के ऊपर नहीं है, ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में ही पहले न्यूट्रल को हम ऐड करते हैं और बाद में चार्ज को माइनस करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए यहाँ पे, 8 आए। ठीक है, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन
H3O+ में निकालना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, तो 3 × 1 प्लस ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 8, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे भी प्लस का चार्ज है तो -1, 3 × 1 3 + 8 दैट इज 10, सो ये है 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7 प्लस हाइड्रोजन के 1, न्यूट्रल है ना कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे ना कुछ ऐड करेंगे, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कार्बन 6 प्लस हाइड्रोजन के 3 है एटम्स, ब्रैकेट में रखो, इसको अलग से ऐड करना है। हाँ, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कब एक्वायर होता है जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, ठीक है। तो जब मैं इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करूंगी तो CH3- आएगा, तो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आया 6 + 3 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इनमें से कौन कौन सी हैं, बी, सी एंड डी। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा ये, मल्टीपल आंसर क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। तो बी सी डी तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन आप एग्जाम में इजीली कर सकते हैं। Now last question, that is electronic configuration of nitrogen. Electronic configuration इस तरह से पूछिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 14, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 14, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस हिसाब से इसमें हमें बतानी है, वो बतानी है ऑर्बिटल के हिसाब से, ठीक है। कि ऑर्बिटल के हिसाब से कैसे करते हैं, 1s लिखते हैं, फिर 2s 2p 3s 3p 3d, ठीक है, 4s 4p 4t 4f 5s एंड सो ऑन, इस तरह से नीचे नीचे लिखते जाना है। अच्छा, ये कैसे लिखते हैं, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है और ये फिफ्थ शेल है। फर्स्ट शेल में एक ही टाइप का ऑर्बिट होता है एस, सेकंड शेल में दो टाइप के ऑर्बिट्स आ जाते हैं, ऑर्बिटल्स आ जाते हैं एस और पी, थर्ड शेल में तीन तरह के एस पी टी और फोर्थ में एफ ऑर्बिटल भी आ जाते हैं। अब जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो होती है ऑफ बोस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ऑफ बोस प्रिंसिपल। ऑफ बोस प्रिंसिपल कहते हैं कि एनर्जी लेवल के बेसिस पे, जो जिसकी एनर्जी जितनी है उन एनर्जी लेवल के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में फिल किया जाता है, ठीक है। तो ऑफ बोस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सबसे पहले लीस्ट एनर्जी शेल को सबसे पहले लीस्ट एनर्जी लेवल ऑर्बिटल को सबसे पहले फिल किया जाता है, फिर उससे ज्यादा हायर, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से टेबल लिखते हैं तो ये देखिए, ऊपर से एरो लेंगे, ऐसे चलेंगे, सॉरी हाँ, तो यहाँ से ऐसे गए नीचे, ठीक है, फिर वापस आए, फिर ऐसे गए नीचे, ठीक है, फिर ऊपर आए, फिर 2p3s, फिर इस तरह से काटना, पहले ऊपर से नीचे चलना, पहले 1s फिर 2s फिर 2p 3s फिर 3p 4s फिर वापस हटके 3d 4p 5s, ठीक है। तो ऑर्बिटल की जो एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग ऑर्डर है वो है 1s फिर 2s फिर 2p3s 2p3s के बाद 3p 4s,
उसके बाद 3d 4p 5s। ठीक है, इस तरह से ऑर्बिटल्स को लिखा जाता है। और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जैसे कि शेल्स में बताते थे ना। अच्छा, ये 1 2 3 क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये नंबर ऑफ शेल रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि 1s है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 18 आ सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, ये शेल्स हैं। ये क्या है? शेल्स हैं। तो और एक और चीज मैं बता दूं कि ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड होते हैं। एस में 2 होते हैं, पी में 6 आ सकते हैं मैक्सिमम, और डी ऑर्बिटल में सिर्फ 10 ही आ सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट शेल की बात करो ना, तो एस में जैसे 2 ही आ सकते हैं, तो शेल में भी हो गया ना प्रूफ की के शेल में भी मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। अब एस ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं और पी में 6 आ सकते हैं, है ना। तो 2 + 6 8, तो इसीलिए के शेल, सॉरी के एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एम की बात करें तो एस में 2, 6 में, पी में 6 और डी में 10। तो 2 6 एंड 10 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये जस्टिफाई करता है कि एल एम शेल को। ठीक है। अच्छा, अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालनी है। तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 1s2 2s2 2p3, इसी ऑर्डर में आप फिल करेंगे। एस में मैक्सिमम भर देंगे, और पी में क्योंकि कितने बचे, 4 तो अकोमोडेट हो गए, 3 ही बचे थे, तो 3 इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है। एक और रूल यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये रूल क्या कहता है कि अगर आपको इस तरह से, आपको ये पता है कि पी ऑर्बिटल के 3 टाइप के पी ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। ठीक है। तो हर एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, है ना। एवरी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी याद रखना है। हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 ही आ सकते हैं। तो पी के 3 टाइप के ऑर्बिटल है ना, इसीलिए पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है। और डी के कितने टाइप के ऑर्बिटल्स हैं पता है? 5 टाइप के ऑर्बिटल्स हैं डी के, है ना। तो उनमें से हर एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो इसी वजह से 10 इलेक्ट्रॉन टोटल आएंगे डी ऑर्बिटल में। ठीक है। अच्छा, चलते हैं होम्स रूल की तरफ। होम्स रूल ये कहता है कि जैसे आपको P3 दिया है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पता है कैसे होगी? 1 2 3 इस तरह से होगी कि आपको ये जो जितने भी ऑर्बिटल है, इसमें पहले सबके सब इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। आपको ऐसे नहीं फिल करना है 1 2 और फिर 3 साथ में नहीं रखने हैं 2। ठीक है, नहीं, पहले जो डीजनरेट, इनको कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी सेम होती है ना, px py pz, इन तीनों की एनर्जी सेम है, तो इनको कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है। इन डीजनरेट ऑर्बिटल्स में सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स तीनों में भरेंगे, फिर आपके पास नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है, फिर वो अगले ऑर्बिटल में जाएगा। जैसे कि अगर आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं p ऑर्बिटल में, तो कैसे करेंगे? 1 2 3, हाँ, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर फिल करने हैं तो आप करेंगे 1 2 3 और 4। आप ऐसे नहीं कर सकते 1 2 3 4, नहीं, गलत। ठीक है, ये है ओम्स लॉ। ठीक है। हाँ, नाइट्रोजन की बात कर रहे थे हम। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुई? 1s2 2s2 2p3। सो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इसी के साथ आपकी ये वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। तो वो थोड़ा सा नॉन मेटल्स एंड मेटल्स भी एचपी टेट एग्जाम में बहुत आते हैं। तो ये जो वीडियो सीरीज है, ये बेसिकली रहेगी सिर्फ टेट एग्जाम को लेकर। ठीक है। तो बने रहें चैनल के साथ। थैंक यू। बाय।